नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। दोस्तों, बिपिन चंद्रा के इस कोर्स में चैप्टर नंबर 1 जो कि हम शुरू कर चुके हैं, उसका ये लास्ट पार्ट है वीडियो का। यहाँ से हम देखेंगे द कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए दोस्तों, यहाँ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा मतलब कोर्स शुरू करने का ये जो मेन मोटिव है ये यही है कि आप एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओ। क्यों? क्योंकि बिपिन चंद्रा सर की जो ये बुक है ये स्टोरी फॉर्म में लिखी है, जो कि हमको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छी मदद करेगा। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे 3-4 रूल्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। देखिए दोस्तों, द कॉजेज़ ऑफ मुगल डिक्लाइन के पीछे का जो कारण है, इसका सबसे पहला आप कारण देखोगे, सबसे पहला क्या 4-5 कारण हैं। एक, औरंगजेब का रोल, उसके बाद पीजेंट्री का रोल, उसके बाद नॉबल्स का रोल्स, उसके बाद इन्वेजन्स, उसके बाद लैक ऑफ यूनिटी और यूरोपियंस का आगमन। तो दोस्तों, ये जैसा कि यहाँ पे टॉपिक में लिखा है द कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, और मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको पहले इसको 3-4 पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं द कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले अपनी पहली सब हेडिंग लिखूंगा औरंगजेब। अब दोस्तों, औरंगजेब के रोल को अगर आप देखोगे तो इस चीज़ से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हो कि जो मुग़ल एम्पायर था वो औरंगजेब के ही कार्यकाल में डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। डिक्लाइन होना शुरू इन द सेंस आप कैसे कह सकते हो कि जो औरंगजेब की जो अपनी ज्योग्राफिकल लिमिट्स एम्पायर की थी ना, वो एक्सटेंड करने की चाह थी, उसको ले डूबी। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि जो उसका साउथ की तरफ का एक्सटेंशन था, डेक्कन की तरफ का जो एक्सटेंशन था, वो उसके एक्सपेंडिचर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, इतने ज़्यादा उसने रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिए, ट्रेड इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया कि इकोनॉमिक वेल्थ तो बचा ही नहीं उसके एम्पायर के लिए। मतलब इतना हैवी लॉस हो गया, इतना हैवी लॉस कि आप कह सकते हो कि जो माइटी मुगल एम्पायर कभी हुआ करता था, जिसके पास इतना दौलत थी, शौहरत थी, कहते हैं कि औरंगजेब के पास बेहिसाब दौलत थी और शाहजहाँ के पास बेहिसाब ज़मीन थी। तो औरंगजेब के पास जो बेहिसाब दौलत थी वो इतना ज़्यादा मतलब खर्च हो गई डेक्कन की कैंपिंग के लिए कि राजकोषीय घाटा इतना ज़्यादा हो गया कि वो मुग़ल एम्पायर चलाने के लिए सक्षम ही नहीं ढंग से बचा। यहीं धीरे धीरे आप देखोगे दोस्तों कि डिक्लाइन का कारण भी बना। बेसिकली क्या था दोस्तों कि आप देखोगे कि जो इसकी चाहत थी औरंगजेब की कि पूरी इंडिया को ये यूनाइट करना चाहता था, मतलब वन सेंट्रल अथॉरिटी लाना चाहता था। इस वन सेंट्रल अथॉरिटी के चलते आप देखोगे कि इसकी ये जो पागलपंती थी ना, इसकी वजह से इतना ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हुए कि कह सकते हो कि धीरे धीरे डिक्लाइन का कारण बन गए। एक चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों, अगले पेज पे लिखा है, रुकिए दोस्तों स्लाइड चेंज करने दीजिए। इस आप देखोगे पेज पे, बिपिन चंद्रा की इस पेज पे लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो इसकी चाहत थी अपने आप को यूनिफाई करने की, और ये मुगल सरदार मराठा सरदार जो शिवाजी महाराज रहते हैं उनकी अथॉरिटी को न मानने की जो इसकी चाहत थी, कहीं ना कहीं ये भी इसके ले डूबने का कारण बनी। देखिए दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि अकबर के लिए राजपूत दिक्कत नहीं थे, लेकिन जो उसने राजपूत के साथ अलायंस किया, दिमाग लगाया और उनको ऑटोनॉमी दे दी कि आप हमारे बिहाफ पे रूल करो, बस आपके ऊपर हम होंगे। लेकिन औरंगजेब ने इस चीज़ को नहीं माना। अगर वो चाहता तो शिवाजी महाराज को एक अथॉरिटी दे देता कि चलो ठीक है, तुम हमारे बिहाफ पे रूल करो, हमको तुम्हारे राजकाल से कोई मतलब नहीं, बस तुम्हें क्या है, मुगलिया सल्तनत को मानना पड़ेगा। लेकिन उसकी जो कट्टरता थी मराठाओं के प्रति, यह भी उसके डुबाने का कारण बनी। और तो और मैं बता ही चुका हूँ आपको कि मराठा के लिए जो उसने अपने 25 साल का जो है नॉर्थ को छोड़ के डेक्कन की तरफ आया, ये भी उसके लिए इकोनॉमिक लॉसेस बने। और इकोनॉमिक लॉसेस के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, जब ये नॉर्थ को छोड़ के डेक्कन की तरफ आता है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जब ये नेगलेक्ट करता है ना दोस्तों, तो यहीं से समझ लीजिए मुगल एम्पायर की जो बाउंड्रीज होती हैं वो धीरे धीरे कह सकते हो, जो लक्ष्मण रेखा रहती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। कमज़ोर होने के साथ साथ बाहर वालों को इंडिया के वेल्थ की महक लग जाती है। जो भारत के पास कह सकते हो कि वेल्थ थी, मतलब
था, सोना था, चांदी था, जिसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया थी, उसकी महक अफ़गानियों को लग जाती है। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मराठाओं के साथ तो इसकी नौटंकी चल ही रही थी, लेकिन इस चीज़ से भी आप इनकार नहीं कर सकते हो दोस्तों कि औरंगजेब के टाइम में जो मुगलिया की जो स्ट्रेंथ थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत थी, या मुगल की जो स्ट्रेंथ थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि राजपूत जो थे वो अपनी आर्मी का सपोर्ट करते थे, अपनी आर्मी का भी सपोर्ट मुगलिया सल्तनत को देते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि ये इतना चूतिया मिजाज का था, चूतिया तो खैर नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, मतलब इतना ये मूर्ख मिजाज का था कि धीरे धीरे ये अपने राजपूत के साथ भी रिलेशंस बिगाड़ लेता है। राजपूत के साथ रिलेशंस बिगाड़ने का इन द सेंस आप देखोगे कि जसवंत सिंह जो मारवाड़ रहते हैं और जय सिंह आप जो अंबर रहते हैं, मतलब जसवंत सिंह और जय सिंह, जो जय सिंह अंबर के राजा रहते हैं और जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा रहते हैं, ये स्टार्टिंग में काफ़ी हाई मनसब पे काम किया करते थे इसके यहाँ। लेकिन बाद में आप देखोगे कि इनकी मनसबदारी और मुगल जो इनकी राजपूती अथॉरिटी रहती है उसको ये धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर देता है, कम कर देता है, जिसके बाद देखोगे कि राजपूतों के साथ इसके संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो धीरे धीरे राजपूतों के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट चलता है। लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे जब लेटर मुगल्स आते हैं तो लेटर मुगल्स के आने के साथ साथ आप देखोगे कि धीरे धीरे ये स्थिति को भी ठीक किया जाता है। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि जब धीरे धीरे इसने हिंदुओं के प्रति ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी को अपनाना शुरू किया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, राजपूतों के साथ भेदभाव करना शुरू किया, तो यहीं से सबसे पहला डिवीज़न स्टार्ट हो गया कि मुगल नोबिलिटी के बीच में, अपर क्लास मुस्लिम नोबिलिटी के बीच में और हिंदुओं के बीच में। ऐसा क्या था दोस्तों कि अकबर शाहजहां के टाइम में एक सर्कुलिज्म था। सर्कुलिज्म इन द सेंस आप कैसे कह सकते हो दोस्तों कि इनके टाइम में क्या था कि अकबर और शाहजहां के टाइम में आप अपने हिंदुओं की प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं था। मतलब अकबर और जो ये शाहजहां थे ये हिंदुओं की रिलीजियस बिलीफ में इंटरवीन करना पसंद नहीं करते थे। इंटरवील बिलीफ मतलब ये सेकुलरिज्म को फॉलो करते थे, लिबरल पॉलिसी रखते थे हिंदुओं के प्रति। लेकिन अकबर के अंदर इस चीज़ की बड़ी कमी थी। नतीजा आप देखोगे कि राजपूतों के साथ इसके संबंध खराब होते हैं। संबंध खराब होने के साथ साथ आप देखोगे कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ चैलेंज जाट, सतनामी और सिख भी करते हैं। जाट और सतनामी जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करते हैं ना दोस्तों, इनका सबसे ज़्यादा जाट और सतनामी को जो मेजर सपोर्ट रहता है ना दोस्तों, ये याद रखना, वो उनके पीजेंट का सपोर्ट रहता है। पीजेंट का सपोर्ट इसलिए कैसे कह सकते हो दोस्तों कि पहले क्या था दोस्तों कि मनसबदारी सिस्टम जो थी वो तो पहले से ही चली आ रही थी, अकबर के ही टाइम से मनसबदारी सिस्टम थी। लेकिन उस टाइम क्या था दोस्तों कि इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में पीजेंट्री को ऑप्रेस नहीं किया जाता था, इतना ज़्यादा मतलब दबाया नहीं जाता था रेवेन्यू को लेके। लेकिन औरंगजेब के आप टाइम देखोगे कि इतना ज़्यादा मतलब मनसबदारी बढ़ जाती है कि इतना ज़्यादा किसान पे दबाव बनाने लगे ज़मींदार लोग कि बस किसान चूसने का जरिया बन चुका था। चूसने का जरिया इन द सेंस आप कैसे कह सकते हो कि हमें हमारा रेवेन्यू चाहिए, बाकी तुम कहीं से भी ला के दो, हमको इससे मतलब नहीं है। तो जो किसानों की बदतर स्थिति थी ना, इस बदतर स्थिति को देखते हुए किसानों ने जाट और सतनामी और सिख अपराइजिंग मूवमेंट्स में साथ दिया, जिसकी वजह से मुगलिया के एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी को भी चैलेंज मिला। एक तरफ आप देखोगे दोस्तों कि जहाँ जहाँ इसके एडमिनिस्ट्रेशन में वीकनेस आ रही थी, जाट्स, सतनामी, सिख इसको चैलेंज कर रहे थे पीजेंट्स के सपोर्ट से, वहीं ऐसा नहीं कि ये धीरे धीरे थोड़ा सा लिबरल होने की कोशिश करता, कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट करने की कोशिश करता, ये और हिंदुओं को दबाने की कोशिश ही करता। एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला कि अकबर और शाहजहां के टाइम में सर्कुलिज्म फॉलो था। सर्कुलिज्म फॉलो इन द सेंस कैसे कह सकते हो दोस्तों कि उस समय एक होमोजेनस सोसाइटी हुआ करती थी। होमोजेनस सोसाइटी इन द सेंस आप कैसे कह सकते हो कि उस समय हिंदू और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स और बिलीफ बेशक नो डाउट थे अलग अलग, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू और मुसलमान के बीच में इतनी बड़ी खाई नहीं हुआ कर सकती थी जितनी क्रिएट औरंगज़ेब ने कर दी। और औरंगज़ेब के क्रिएट करने का जो सबसे बड़ा वेपन था वो था जजिया। आपको शायद पता होगा दोस्तों कि जजिया जो कि अकबर ने हटा दिया था वो औरंगज़ेब वापस से लागू कर देता है। और आप देखोगे दोस्तों कि मंदिरों को डिस्ट्रक्ट कर देता है, तोड़ देता है, फोड़ देता है, जिसके कारण हिंदू और मुसलमान के बीच में एक अलग ही खाई बन जाती है। और जिसका नतीजा आप देखोगे कि अच्छा दोस्तों ये भी एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि ऐसा नहीं था कि ये जजिया जब गद्दी पे बैठता है तो तुरंत ही लागू कर देता है। अपने कार्यकाल के समाप्त होने के आखिरी काल में ही आप देखोगे, मतलब आखिरी समय में ही ये जजिया को इम्पोज करता है। और साथ ही आप देखोगे दोस्तों कि धीरे धीरे इस चीज़ से भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो कि
उस टाइम जो मराठा सरदार हुआ करते थे, जब औरंगजेब की कट्टरता बढ़ती गई हिंदुओं के प्रति, तो उन्होंने भी धीरे धीरे एक पॉलिटिकल एजेंडा छोड़ दिया। पॉलिटिकल एजेंडा छोड़ने के साथ साथ इन द सेंस आप देखोगे दोस्तों कि इन्होंने भी क्या काम किया कि रिलीजियस लाइंस क्रिएट करने की कोशिश कर दी एक हिंदू और मुसलमान के बीच में। हिंदू और मुसलमान के बीच में दोस्तों ये मतलब आप यूँ समझने की कोशिश करो कि जितनी कट्टरता मुगल ने एक टाइम पे फॉलो की, उतना मराठाओं ने नहीं की थी। मराठाओं ने इन द सेंस कि शिवाजी मतलब ये इस किताब में नहीं लिखा है, पर मैं आपको बताता हूँ कि शिवाजी महाराज का भी जो तोपची था ना दोस्तों, वो भी अफगानी ही था। तो मतलब अब ऐसा इस किताब में लिखा है, तो किताब के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि जजिया के इम्पोज करने के बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि हिंदू सेंटिमेंट्स बिलीव भी दिन पे दिन सोसाइटी पे हावी होना चले गए। जो मराठा थे वो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ाते गए और धीरे धीरे अपना दबदबा कायम करने लगे। अपना एजेंडा जो था वो कह सकते हो कि हिंदुत्व पे बेस पे करते हुए धीरे धीरे वो लड़ाई करने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे, प्लंडरिंग करने लगे, लूटपाट करने लगे और मुगलिया अथॉरिटी को चैलेंज करने लगे। लेकिन दोस्तों ये चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा कि जो मराठा सरदार्स भी हुआ करते थे या जो मराठा भी लूटपाट करते थे, ऐसा नहीं था कि वो लूटपाट में जैसे कि आतंकवादी आज गोली चलाते हैं तो उस गोली पे हिंदू या मुसलमान का नाम नहीं लिखा होता है दोस्तों। कि कसाब ने आया बम्बई पे हमला किया तो उसने जब गोली चलाई तो ये नहीं देखा कि कौन हिंदू था कौन मुसलमान था, बस 72 हुरों की प्राप्ति के चक्कर में उसने न जाने कितने लोगों को, बेगुनाह लोगों को गोली मार दिया। तो यही मराठा भी जब लूटपाट करते थे ना दोस्तों, तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही लूटते थे, इस लूटपाट का शिकार हिंदू भी हुए हैं। तो इस चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बेशक इनके सेंटिमेंट्स रिलीजियस बिलीफ हिंदुओं की आइडियोलॉजी पर डिपेंडेंट करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो लूटपाट होती थी ना, इसका शिकार जो होता था ना वो हिंदू भी हुआ करता था। तो अब धीरे धीरे दोस्तों आप देखोगे कि moreover both the Hindu and Muslim nobles, zamindar and chief ruthless oppressed and exploit the common people is irrespective in their religions. The Hindu peasantry of Maharashtra or Rajputana paid as high an amount in land revenue as did Hindu and Muslim peasants in Agra, Bengal and Awadh. मतलब कि आप इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते हो कि जो हिंदू और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम पीजेंट्री दबाए गए हैं या हिंदू पीजेंट्री दबाए गए हैं। मतलब आप यूँ समझने की जोग्राफिक लोकेशंस की समझने की कोशिश करो कि दक्कन में जो था वो हिंदू ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आगरा में, बंगाल में, अवध में मुस्लिम पीजेंट्री भी हुआ करते थे। और इधर तरफ आप देखोगे कि महाराष्ट्र वाले रीजन में हिंदू पीजेंट्री भी हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ हिंदू पीजेंट्री को ही दबाया गया है। क्यों? क्योंकि किसान की कोई जात नहीं होती, मतलब किसान का कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कौम नहीं। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो दोस्तों कि जो पीजेंट्री क्लास थी वो हिंदू भी हुआ करती थी, मुसलमान भी हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पीजेंट्री क्लास दबाई गई है। आप देखोगे कि ज़मींदारों ने और नोबल्स ने महाराष्ट्र के हिंदू पीजेंट्री का भी एक्सप्लॉइट किया है, और ये बंगाल में और अवध में, आगरा में हिंदू पीजेंट्री का भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। इसके बाद आप देखोगे कि औरंगजेब के मरने के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स औरंगजेब छोड़ के गया। कई सारी प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा ये था कि औरंगजेब ने अपने सक्सेसर को डिसाइड नहीं किया कि मेरे मरने के बाद मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा। नतीजा क्या हुआ कि प्रिंसेस के बीच में, औरंगजेब के पुत्रों के बीच में गद्दी को लेकर विद्रोह होने लगा। और गद्दी के बीच में जब विद्रोह होने लगा तो नतीजा क्या हुआ कि जब प्रिंस लड़ते थे एक दूसरे से, तो जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी ना कि आज के ज़माने के 2-2 हाथ हो जाते थे भाई। उनके साथ हाथी थे, घोड़े थे और सोल्जर्स थे, ये सारी चीज़ें भी फाइट किया करती थी, ये सारे लोग भी उनकी तरफ से फाइट किया करते थे। नतीजा क्या होता कि सोल्जर्स की लाइफ लॉस होती। सोल्जर्स की लाइफ लॉस होने के साथ साथ जो कि सोल्जर्स, मैंने आपको बताया ना कि अंपायर का एक बैकबोन हुआ करती थी। अंपायर का बैकबोन मतलब डिफेंस जो होता है वो किसी भी अंपायर का बैकबोन होता है। एक चीज़ याद रखना, जब आप लड़ाई लड़ने जाओगे ना दोस्तों, तो सबसे पहला सोल्जर ही जाता है डिफेंस करने के लिए। तो धीरे धीरे सोल्जर्स की संख्या अननेसेसरी वो मरते गए, मतलब नोबल जो सोल्जर्स थे वो मरते चले गए, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, बेहिसाब बेवजह लड़ाई के चलते, गद्दी की लड़ाई के चलते उनकी डेथ होने लगी। नतीजा क्या हुआ कि सोल्जर्स की भी संख्या कम होने लगी। अब दोस्तों, अब आप देखोगे कि जब सोल्जर्स की संख्या कम होने लगी तो धीरे धीरे सोल्जर्स को भी समझ में आने लगा कि इन मुगलों के लिए फालतू का लड़ना बेवकूफ़ी है। तो धीरे धीरे जो कुछ सोल्जर्स थे वो भी इस पॉलिटिकल कंडीशंस का जो क्रिएट हो रही थी कि सक्सेशंस को लेकर लड़ाई हो रही थी, ये भी इन्होंने भी इस पॉलिटिकल कंडीशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने चाहा कि सेंट्रल में इनकी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर अथॉरिटी बन जाए, और ग्रेटर अथॉरिटी के साथ साथ इनको काफ़ी सारे हाई ऑफिशियल पोस्ट मिल जाएं जो कि हेरिडिटरी हो जाए। हेरिडिटरी मतलब सेंस कि ये
इस कदर मतलब कैसे कह सकते हो कि अपनी एजेंडा को इस कदर इन्होंने मजबूत कर लिया, या पॉलिटिकल कंडीशंस का इस कदर इन्होंने फ़ायदा उठा लिया लोकल चीफ्स और ऑफिशियल्स ने, कि धीरे धीरे इनकी पावर जो है सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ कंसोलिडेट होने लगी। कंसोलिडेट इन द सेंस कि ये एक तरफ देख रहे थे कि मुगल डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, सक्सेसर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने ही फ़ायदे में लगे रहते थे। अपने फ़ायदे में लगे इन द सेंस कि कैसे कह सकते हो कि अपने ही खर्चों को निकालने में लगे रहते थे। ये नहीं देखते थे कि धीरे धीरे मुगल एक्सपेंसेस लूज़ हो रहा है। इनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। ये अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने में लगे थे, अपने फ़ायदे को देखने में लगे थे। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है दोस्तों कि जैसा कि मैंने बताया कि अकबर के मरने के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है। तो वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या होता है दोस्तों कि बहादुर शाह गद्दी पे बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहादुर शाह जब गद्दी पे बैठते हैं तो थोड़ी सी पॉलिटिकल कंडीशन या थोड़ी सी मुगल सल्तनत की कंडीशंस को इंप्रूवमेंट आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। वो खुद लग्जरी लाइफ का शौकीन रहता है, वो खुद इतना ज़्यादा वीक किंग रहता है, मतलब उसकी दूरदृष्टि खुद पे खुद इतनी कमज़ोर रहती है कि वो आने वाली मतलब अपनी स्ट्रेंथनेस पे फोकस नहीं, मतलब वो ज़्यादा सेंट्रल अथॉरिटी को मजबूत नहीं कर पाता है। और नतीजा क्या होता है देखते हैं कि धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो कि ऐसा नहीं था कि अकबर एक मेहनती इंसान नहीं था, या मेहनती इन द सेंस के साथ से कह सकते हो कि उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी या कैपेसिटी नहीं थी काम करने की या एक अच्छा रूलर बनने की। लेकिन जो उसकी रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी रहती है ना, जो उसके पूर्वजों की नहीं रहती है, यही कारण कुछ ना कुछ उसके पतन का भी कारण बनती है। नतीजा क्या होता है कि डक्कन के कैंपेन के चलते जो पॉलिटिकल कंडीशंस उस समय की क्रिएट होती हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को वो इग्नोर कर देता है, और सोशल जो इकोनॉमिक इनसाइट जो दूरदृष्टि रहती है उसको जो वो इग्नोर कर देता है, वो ये भूल जाता है मतलब उसका दिमाग ये भ्रष्ट हो चुका होता है, या कह सकते हो विपरीत काल में चला जाता है कि कैंपेन जो वो करता है डक्कन में, जिसकी वजह से जो इतना ज़्यादा फाइनेंसेस लॉस होते हैं ना, वो धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा मतलब उसकी एक जिद रहती है एक यूनिफाइड कंट्री बनाने के लिए, एक यूनिफाइड एम्पायर बनाने के लिए कि हर जगह मुगलिया परचम लहराए, किसी की भी ऑटोनॉमी नहीं होगी या किसी की भी अथॉरिटी नहीं होगी, सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी मुगल की। इसके चलते इतना ज़्यादा उसका कैंपेन में पैसा लूज होता है और सोशल गैप क्रिएट हो जाता है। और पॉलिटिकल में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को आप देखोगे कि वो इग्नोर कर देता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से कितने सारे इन्वेजन्स होते हैं और सोशल गैप क्रिएट हो जाता है हिंदू और मुसलमान के बीच में। तो दोस्तों यहाँ से आप औरंगजेब का रोल खत्म होता है। अब इसके बाद जो दोस्तों रोल स्टार्ट होगा वो नोबिलिटी का स्टार्ट होगा। तो दोस्तों औरंगजेब का पॉइंट यहाँ से खत्म होता है, अब नोबिलिटी का पॉइंट यहाँ से शुरू होता है।